हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज के पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर बिंदु आवेशों का कोई निकाय हो और उसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है कि निकाय में जितने भी बिंदु आवेश आप लोगों को दिए जाएंगे, सबसे पहले हम लोगों को यह मानना है कि निकाय में जो भी बिंदु आवेश हैं, सभी बिंदु आवेश उनके दिए गए स्थिति से तथा एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित है। इसके बाद सभी बिंदु आवेशों को एक एक करके बारी बारी से अनंत से उनके दिए गए स्थान तक लेकर आएंगे और आने के दौरान विद्युत बल के द्वारा कुल कार्य निकालेंगे। फिर कुल कार्य का माइनस जब करिएगा तो निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो देखिए आज क्या पढ़ना है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। यहां तीन कंडीशन है। पहला, अगर निकाय के दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हो। दूसरा, अगर निकाय के दोनों बिंदु आवेश ऋणात्मक हो। तथा तीसरा, अगर निकाय के दोनों बिंदु आवेशों में से एक हो धनात्मक और दूसरा हो ऋणात्मक, तब क्या करें। तो देखिए पहला जो कंडीशन है, दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हो। मान लेते हैं यहां एक बिंदु आवेश है कैपिटल ए बिंदु पर प्लस Q1 और यहां से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु है B और इस बिंदु पर आवेश है प्लस Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। और बताना है हम लोगों को कि दोनों बिंदु आवेशों का जो निकाय है समूह, उस समूह का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे तो देखिए आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहां कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जो पहले एक बार बता चुके हैं, हर जगह उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। सबसे पहले तो हम लोग को यह मान लेना है कि निकाय के दोनों बिंदु आवेश प्रारंभ में कहां है, इनकी जो स्थिति दी गई है बिंदु A और बिंदु B, इनके दी गई स्थिति से तथा एक दूसरे से अनंत दूरी पर दोनों बिंदु आवेश स्थित हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब 1 बाई 1 एक एक करके बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग सभी आवेशों को, दोनों आवेशों को लेकर आएंगे। तो फर्स्ट टाइम जिसको भी आप लेकर आए, कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार Q1 को लाएं या पहली बार Q2 को लाएं, इसका कोई नियम नहीं है। आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। तो अगर पहली बार हम प्लस Q1 को लेकर आ रहे हैं तो प्लस Q2 तो इंफिनिटी पर रहेगा, अनंत पर रहेगा। तो प्लस Q2 के द्वारा प्लस Q1 पर कोई भी विद्युत बल नहीं लगेगा। अगर बल न लगे तो कोई कार्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अनंत से बिंदु A तक प्लस Q1 को लाने के दौरान विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य WE1 कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहां जो है WE1 यहां लिखेंगे WE1 इक्वल टू 0। नियम याद रखिए, फर्स्ट टाइम किसी भी बिंदु आवेश को अगर हम लोग लेकर आएंगे तो बिंदु आवेश पर विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य का मान 0 के बराबर होगा। अब हम लाएंगे बिंदु आवेश प्लस Q2 को, कहां से, अनंत से कहां तक, बिंदु B तक। तो जब तक प्लस Q2 अनंत पर है तब तक प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर कोई भी बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही प्लस Q2 को आप अनंत से बिंदु B तक लेकर आओगे
तो अनंत से बिंदु बी तक जैसे ही लेकर आएंगे तो कुछ ही समय के बाद क्या होगा कि Q2 और प्लस Q1 के बीच की जो दूरी है वो अब अनंत नहीं रहेगी, ये दूरी निश्चित दूरी हो जाएगी। मान लेते हैं x, और दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर निश्चित हो जाए तब तो दोनों के बीच एक दूसरे के द्वारा विद्युत बल लगने लगेगा। मतलब यहाँ प्लस Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर क्या होगा, विद्युत बल आरोपित होगा, और ये विद्युत बल प्लस के द्वारा प्लस पर आकर्षण या विकर्षण बल हुआ F से बल हो गया, इसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और Fe बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, और फिर यहां आप देखिए x क्या है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, प्लस Q1 से Q2 की दूरी है, तो Q2 स्टार्टिंग में तो अनंत पर है, मतलब x का मान स्टार्टिंग में कितना होगा, अनंत हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे हम b की ओर जाएंगे x का मान डिक्रीज करेगा, घटेगा, और b पर पहुंचेंगे x मतलब Q1 से Q2 की दूरी कितना हो जाएगा, स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब आप Q2 को b की ओर लाएंगे x का वैल्यू तो घटेगा, x जब बदलेगा तो Fe का मान भी क्या होगा, बदलेगा। इसका मतलब है कि प्लस Q2 बिंदु आवेश पर प्लस Q1 के द्वारा लगने वाला जो विद्युत बल है वो कैसा है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील बल के द्वारा कार्य कैसे निकलेगा। जब भी हम लोगों को परिवर्तनशील बल के द्वारा कार्य का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले नियम है बहुत छोटे विस्थापन में कार्य निकाल दे, और फिर क्या करना है, जहां से जहां तक कार्य का कैलकुलेशन करना है लिमिट लेके इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो अब देखिए यहां जब हम लोग प्लस Q2 को अनंत से लेकर आएंगे b तक, तो प्लस Q2 पर विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य देखिए क्या होगा, विद्युत बल इंटू विस्थापन। अब देखिए छोटा विस्थापन, वैसे तो विस्थापन की दिशा किधर होती है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, लेकिन अगर विस्थापन बहुत बहुत छोटा हो तो बहुत छोटे विस्थापन की दिशा हमेशा गति के दिशा में होती है, और प्लस Q2 की गति किधर है, इधर की ओर, तो विस्थापन भी होगा इधर की ओर। विस्थापन की दिशा होगी ऐसे, अल्प विस्थापन को dx के द्वारा डिनोट करेंगे, बल की दिशा इधर, विस्थापन की दिशा इधर, तो दोनों के बीच कोण बनेगा 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री, क्योंकि विपरीत दिशाओं के बीच हमेशा 180 डिग्री का कोण निर्मित होता है, बनता है। तो ये जो कार्य हुआ अल्प विस्थापन में किया गया कार्य है। अब जब समाकलन करेंगे और किसके तुलना में किसके सापेक्ष समाकलन करना है, देखिए समाकलन में जो d के साथ होता है x है ना, x के सापेक्ष होगा, तो x का प्रारंभिक मान चलना कहां से है, अनंत से, और पहुंचना कहां है, b पर, जहां x बराबर कितना है, r है। तो अब केवल लिमिट लेने से हमारा काम नहीं हुआ, समाकलन का चिन्ह भी लेना होता है। अब चिन्ह कैसे लेंगे, तो देखिए समाकलन का चिन्ह अगर हमको लेना हो तो कैसे हम लोग समाकलन का चिन्ह लेंगे। समाकलन का चिन्ह लेने का नियम है, देखिए आप लोग समाकलन का चिन्ह लेना है यहाँ, तो नियम दो बातों पर ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, जिसके तुलना में समाकलन हो रहा है, जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, उसके बढ़ने की दिशा पहले खोजेंगे। तो समाकलन x के तुलना में हो रहा है ना, x किधर जाने से बढ़ेगा, इधर की ओर। और दूसरी बात क्या देखना है, समाकलन की दिशा किधर है, तो समाकलन की दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है,
इधर, तो समाकलन की दिशा ऐसे, और जिसके तुलना में समाकलन हो रहा है उसके बढ़ने की दिशा ऐसे, उल्टा हो गई। और अगर उल्टी दिशा हो गई समाकलन की दिशा, और जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है उसके बढ़ने की दिशा विपरीत, तो समाकलन का चिन्ह लेते हैं माइनस। अगर ऐसा होता कि समाकलन की दिशा और जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है उसके बढ़ने की दिशा विपरीत न हो, समान हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में समाकलन का चिन्ह हम लोग लेते हैं प्लस। तो यहां देखिए, अब हम लोग यहां समाकलन जब करेंगे WE2 माइनस FE का जो वैल्यू है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू -1, ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद WE इक्वल टू, अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहां तो हो गया प्लस। अब यहां से कांस्टेंट को बाहर करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू, देखिए x स्क्वायर तो है नीचे, तो ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा x टू दी पावर -2 इंटू dx इंफिनिटी टू r। अब हम लोगों को क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करना है यहां, इसमें हम लोगों को करना क्या है, ये फॉर्मूला याद आएगा, x टू दी पावर -2 dx है। समाकलन का फॉर्मूला पढ़ाए थे हम ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये समाकलन का फॉर्मूला हो गया। और जब लिमिट नहीं लिया गया, मतलब अनिश्चित समाकलन हो, तो अपने मन से यहां एक कांस्टेंट देते हैं c, जिसे कहते हैं समाकलन का नियतांक। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो उस फॉर्मूला का यहां एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। x टू द पावर n होना चाहिए, n की जगह पर -2 है, तो यहां होगा WE2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ x टू द पावर -2 था, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r। WE2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 इंटू x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। WE2, अब देखिए ये माइनस को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो यहां कितना होगा, -1 अपॉन 4πε0 इंटू Q1 Q2, x टू द पावर -1 है ना, जब ये नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। WE2 -1 अपॉन 4πε0 इंटू Q1 Q2। अब क्या करेंगे, पहले नियम है कि समाकलन करने के बाद जो भी वेरिएबल आएगा उसके जगह पर अपर लिमिट को रखेंगे, तो यहां होगा 1 अपॉन r -1 अपॉन इंफिनिटी, और इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, यहां हो जाएगा
WE2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 1 अपॉन R माइनस 0। ये फॉर्मूला है, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, फिर यहां से WE2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये बिल्कुल आप लोग को रट जाना है, याद रखना है। और याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि अगर एक बिंदु आवेश को अपने जगह पे रख रहे हैं स्थिर, और समान चिन्ह वाला प्लस है तो प्लस को, समान चिन्ह वाले दूसरे आवेश को अनंत से लेकर आएंगे, पहले वाले से 8 दूरी पर रखेंगे, तो विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और कितना के बराबर होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी। अब हम क्या करेंगे? पहला बिंदु आवेश को लाने में कार्य निकाल दिए, दूसरा को लाने में कार्य निकाल दिए। अब क्या करेंगे? अब कुल कार्य निकालेंगे। तो अब जो है यहां विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य, देखिए कुल कार्य को WE से डिनोट करेंगे। पहला को लाने में किया गया कार्य प्लस दूसरा बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब दोनों कार्य का वैल्यू यहां रखेंगे। WE1 है 0 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। फिर यहां WE माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो ये हुआ दोनों बिंदु आवेशों को एक एक करके अनंत से उनके दिए गए स्थिति तक लाने के दौरान विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य हो गया। अब इस कुल कार्य का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस निकाय की स्थितिज गुरुत्वीय विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो अब हम इससे पहले मिटाएंगे, यहां से आप लोग अच्छे से लिख लिए हैं। तो अब आप लोग देखिए, मैं ऊपर का ये जो हेडिंग है इसे मिटा रहा हूं अभी। अब यहां लिखना है हम लोगों को, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए आप लोग, कैपिटल U इक्वल टू क्या होगा? माइनस WE। अब इसे हम यहां लिख रहे हैं, और U इक्वल टू माइनस, और WE का वैल्यू कितना है? माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। और फिर यहां देखिए, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, प्लस होगा। और फिर यहां U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ये याद रखना है आप लोगों को
अच्छे से। क्या याद रखना है, अगर दो बिंदु आवेश हो और दोनों कैसा हो, धनात्मक हो, तो दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है पॉजिटिव, और कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R के बराबर। क्लियर हो गया। अब हम बिल्कुल इसी तरह से है, ये तो पढ़ा रहता है कि अगर दो बिंदु आवेश धनात्मक होता, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर निकाय के दोनों बिंदु आवेश ऋणात्मक हुए और विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को कैलकुलेट करना हो, तब क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहां देखते हैं हम लोग अभी यहाँ कैसे हम लोग दो ऋणात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, यदि दोनों बिंदु आवेश ऋणात्मक हो। इस बार जो निकाय हम लोगों को लेना है, इस निकाय में दोनों बिंदु आवेश क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। मान लीजिए ए बिंदु पर एक बिंदु आवेश है -Q1 और बी बिंदु पर एक दूसरा बिंदु आवेश है -Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। और इस पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, निकाय में जो दो बिंदु आवेश यहां दिए गए हैं, पहले मान लेंगे कि ये दोनों बिंदु आवेश कहां हैं, इनके दी गई स्थिति से और एक दूसरे से कहां चले गए, अनंत दूरी पर चले गए। ठीक है, और अनंत दूरी पर ले जाने के बाद अब क्या करेंगे, अब वहां से 1 बाई 1 एक एक करके इनके दिए गए स्थान तक लेकर आएंगे। कैसे, तो देखिए आप लोग, यहां जो है -Q1 आप लोगों को तो पढ़ाया गया है। पहली बार जिस किसी बिंदु आवेश को अनंत से उसके दी गई स्थिति तक आप लेकर आओगे तो विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य 0 के बराबर होगा। तो पहली बार -Q1 को ला रहे हैं तो विद्युत बल के द्वारा -Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने के दौरान किया गया कार्य 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, अब -Q2 को अनंत से लेकर आएंगे। तो जब तक -Q2 अनंत पर है तब तक तो -Q2 पर -Q1 के द्वारा कोई भी विद्युत बल आरोपित नहीं होगा। लेकिन जब -Q2 को लेकर जाएंगे बी की ओर तो कुछ समय के बाद जरूर ऐसा होगा, क्या होगा कि -Q2 और -Q1 दोनों के बीच जो दूरी है, ये दूरी निश्चित दूरी हो जाएगी, दूरी का कुछ मान हो जाएगा। और इसलिए इस परिस्थिति में -Q1 के द्वारा -Q2 पर विद्युत बल आरोपित होगा, विकर्षण बल, क्योंकि समान चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। और बल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन x²। अभी दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितना है, x। अब ध्यान दीजिए, कहिएगा यहां तो दोनों आवेश ऋणात्मक है, फॉर्मूला में माइनस का प्रयोग किए नहीं। देखिए काहे नहीं किए, कूलम्ब्स लॉ का यूज, कूलम्ब के नियम का यूज जब भी करेंगे आप लोग तो दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का जब भी यूज करेंगे तो आवेशों के परिमाण का प्रयोग करते हैं फॉर्मूला में, आवेशों के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बल का केवल क्या निकलेगा, परिमाण निकलेगा। क्लियर। अब देखिए प्रारंभ में x है क्या, -Q1 से -Q2 की दूरी है, तो -Q2 जब अनंत पर है उस समय x बराबर इंफिनिटी, और जब b बिंदु पर पहुंचा दिए उस समय x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
आर हो जाएगा। जैसे जैसे माइनस Q2 को बी की ओर ले जाएंगे x बदलेगा, x बदलेगा Fe विद्युत बल में परिवर्तन होगा, मतलब यहाँ विद्युत बल क्या है, परिवर्तनशील बल है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस Q2 को जब अनंत से b की ओर ले जाएंगे तो माइनस Q2 पर लगने वाला जो विद्युत बल है परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील बल के द्वारा कार्य जब भी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना क्या करेंगे हम लोग, बहुत छोटे विस्थापन में कार्य निकालेंगे, अल्प विस्थापन में कार्य निकाल के और पूरे कार्य का समाकलन कर देंगे तो कुल कार्य निकल जाएगा। अब यहां से देखिए अल्प विस्थापन dx, अल्प विस्थापन कितना हो गया dx। तो अल्प विस्थापन dx, अल्प विस्थापन की दिशा इधर क्यों लिए, इधर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ऐसे अल्प विस्थापन की दिशा हमेशा गति की दिशा में होती है, तो माइनस Q2 को इधर ले जाना है, अल्प विस्थापन की दिशा इधर होगी। अब देखिए यहां क्या करेंगे, तो अब यहां से कार्य निकालना है पहले अल्प विस्थापन में, तो माइनस Q2 बिंदु आवेश को अनंत से a तक नहीं b पर ना, तो माइनस Q2 बिंदु आवेश को अनंत से b बिंदु तक लाने में विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य W(E2) बराबर बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बल विद्युत बल और विस्थापन अल्प विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो दोनों के बीच कोण बनेगा 180 डिग्री माइनस 1/4 बल का मान रखेंगे और फिर सॉल्यूशन पहले के जैसा करेंगे, तो यहां भी रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि एक बिंदु आवेश को अपने जगह पे रख के समान चिन्ह वाले दूसरे बिंदु आवेश को लेकर आएंगे तो विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 1/4 इंटू Q1 Q2 दोनों बिंदु आवेशों का चिन्ह नहीं, परिमाण का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच जो दूरी है वो रहेगी। ठीक है, ये कार्य निकल गया, यहाँ कार्य सॉरी, तो कार्य जब निकल गया तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य में दोनों को जोड़ेंगे आगे। अब जब कुल कार्य निकल गया अब लास्ट में क्या करिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों बिंदु आवेशों के निकाय का निकालेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और जब दो बिंदु आवेशों मतलब निकाय के बिंदु आवेशों को अनंत से एक एक कर उनके दी गई स्थिति तक लाने के दौरान विद्युत बल के द्वारा जब कुल कार्य हम कैलकुलेट कर चुके तो इस कुल कार्य में का आप क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिएगा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसे लिखिए, क्योंकि मैं जस्ट अभी तुरंत यहां मिटाने वाला हूं। यहां से अब दोनों बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए U इक्वल टू माइनस WE और फिर क्या होगा यहाँ U इक्वल टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो लास्ट में होगा यहाँ देखिए U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो ध्यान आप लोग को ये देना है
कि दो बिंदु आवेशों का निकाय जो है, उस निकाय में चाहे दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हो, चाहे दोनों बिंदु आवेश ऋणात्मक हो, दोनों बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 × Q1 Q2/R, और ये मान जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन याद रखना है बस इतना ही कि निकाय के दोनों बिंदु आवेशों के चिन्ह बराबर हो, या तो प्लस नहीं तो माइनस। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ाई करेंगे केस 3, और 3 केस क्या है, निकाय के दोनों बिंदु आवेशों के चिन्ह विपरीत, मतलब दोनों में से एक बिंदु आवेश धनात्मक हो जाए और दूसरा बिंदु आवेश क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। आज इतना ही रहने देते हैं।